प्रिय छात्रों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद केपी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को हिंदी व्याकरण का पाठ 2 वर्ण विचार पढ़ाऊंगा। मैंने अपने इससे पहले वाले वीडियो में पाठ 1 भाषा और व्याकरण के बारे में सामान्य जानकारी दी थी। मैंने उसमें ये बताया था कि व्याकरण के 4 अंग होते हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। तो जो लोग अभी तक मेरा वो वीडियो ना देखे हों तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में पाठ 1 भाषा और व्याकरण का लिंक दिया गया है, तो आप लोग वहां से मेरा वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों से व्याकरण के पहले अंग वर्ण विचार पर विस्तार पूर्वक चर्चा करूंगा। तो इसके लिए मेरे वीडियो को एंड तक देखिए और ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, पहला पाठ आप लोगों को पहले ही हम पढ़ा चुके हैं। ये है पाठ 2 वर्ण विचार। अब देखिए, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और छोटी क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो यहाँ पर देखिए, पाठ 2 का पहला क्वेश्चन है कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, इसका आंसर हो जाएगा भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। भाषा की छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा की सबसे छोटी मूल ध्वनि जिसके टुकड़े ना किए जा सकें उसे क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, देखिए सभी स्वर वर्ण, और जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ये जितने भी स्वर वर्ण हैं ये, और फिर जितने व्यंजन वर्ण हैं उनको अगर हलंत के साथ में इस तरीके से लिखा जाए, यानी कि इस तरीके से का लिख करके उसके नीचे हलंत लगा दिया जाए, तो ये भी क्या होंगे? ये भी वर्ण के अंतर्गत आएंगे। और अगर पूरा अक्षर इस तरीके से लिखा जाएगा तो इसको वर्ण नहीं कहेंगे, इसको कहेंगे अक्षर। यानी कि वर्ण और अक्षर दोनों में अंतर है और ये अंतर आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो वर्ण होता है वर्ण में सिर्फ एक ध्वनि शामिल होती है, जबकि अक्षर किसे कहते हैं कि अक्षर में एक या एक से अधिक ध्वनि की छोटी सी छोटी इकाई जो होती है उसको अक्षर कहते हैं। यानी कि जिसको एक झटके के साथ में जो है एक बार में एक झटके के साथ में बोला जा सके। जैसे यहाँ पर का को तो अक्षर कहेंगे ही, और अगर की लिखा है तो उसको भी आप अक्षर कह सकते हैं, पी लिखा है तो उसको भी आप अक्षर कह सकते हैं, पा लिखा है तो उसको भी आप अक्षर कह सकते हैं, लेकिन इसको जो है आप वर्ण नहीं कह सकते हैं, इसको आप वर्ण नहीं कह सकते हैं। यानी कि वर्ण किसी भी भाषा की जो सबसे छोटी मूल ध्वनि होती है उसको जो है वर्ण कहते हैं। यानी कि जो व्यंजन वर्ण हैं वो हलंत के साथ में आएंगे तो उनको जो है वर्ण कहा जाएगा। जैसे पा लिखा है तो पा इस तरीके से लिख करके उसके नीचे हलंत लगा दिया जाएगा, तब जो है उसको कहेंगे कि ये वर्ण है। यानी कि अगर हलंत नहीं लगाएंगे तो समझ लीजिए ये 2 वर्णों के मेल से बना है, इसमें 2 ध्वनियां शामिल हो जाती हैं। देखिए, जैसे पा है यहाँ पर, तो पा में देखिए जैसे मान लीजिए पूरा पा लिखा है तो इसको कहेंगे अक्षर, और इसमें देखिए 2 ध्वनियां शामिल हैं, क्योंकि देखिए इसमें जो है पा हलंत वाला लिखेंगे और उसके बाद फिर देखिए इसमें जो है अगर आ को हम शामिल कर दें, आ को शामिल कर दें तब ये पा पूरा बनेगा। यानी कि हलंत वाला पा और प्लस में छोटा आ जब जो है इसमें जोड़ेंगे, पा हलंत वाला और छोटा आ, तब जाकर के ये पा बनता है। तो इसलिए इसमें 2 ध्वनियां शामिल हो जाती हैं, और जो वर्ण होता है उसमें सिर्फ एक ध्वनि होनी चाहिए, वह छोटी सी छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना किए जा सकें। और यहाँ पर देखिए इस पा को 2 रूपों में यानी 2 ध्वनियों में तोड़ा गया है, तो यहाँ पर इसको जो है वर्ण नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? इसको अक्षर कहेंगे। यानी कि वर्ण और अक्षर में अंतर है और वो अंतर आप लोगों को अच्छे से समझ लेना चाहिए, जिससे जो है वर्ण और अक्षर की आप लोगों को अच्छे से परिभाषा पता हो जाए। यानी कि यहाँ पर जो है देखिए जितने स्वर वर्ण हैं वो तो पूरे आएंगे, क्योंकि उसमें जो है उसमें कोई दूसरा अक्षर जो है नहीं मिला हुआ होता है।
क्योंकि जो स्वर होते हैं वो दूसरे वर्णों के मेल से नहीं बनते हैं, लेकिन जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह स्वरों के मेल से बनते हैं। यानी कि सभी व्यंजन वर्णों में जो छोटा आ रहता है वो मिला रहता है, इसलिए इसको हटाने के लिए क्या करते हैं कि किसी भी अक्षर के नीचे हम हलंत लगाते हैं, तब जा करके उसको जो है वर्ण कहेंगे। यानी कि जब उसमें से छोटा आ को निकाल देंगे तब उसको वर्ण कहेंगे। तो आप लोगों के वर्ण और अक्षर समझ में आ गया होगा। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं अगला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वरों के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। स्वरों के भेदों का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो देखिए स्वरों के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लित स्वर। आप सभी को पता होगा कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लित स्वर। तो देखिए हम सबसे पहले देखते हैं कि ह्रस्व स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में बहुत ही कम समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे देखिए छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, रिर आदि ये सब क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। अब आगे देखते हैं कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए दीर्घ स्वर कहते हैं जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व का दुगुना समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि ऐसे स्वर वर्ण जिनके उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर बड़ा आ लिखा हुआ है, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या हैं, ये दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये दीर्घ स्वर हैं। फिर आगे देखिए नेक्स्ट पॉइंट है प्लुत स्वर। देखिए क्या है, प्लुत स्वर। तो देखिए प्लुत स्वर किसे कहते हैं। तो देखिए जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर का 3 गुना समय लगता है उन्हें प्लुत स्वर कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसे है ओम या राम, इसमें देखिए क्या है, इसमें 3 मात्रा का समय लगता है, तो ये क्या हो जाएंगे, ये प्लुत स्वर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए प्लुत स्वर के लिए यहाँ पर देखिए ये जो है, जो चिन्ह बना हुआ है इसका यूज किया जाता है, यानी कि ओम जैसे बोलते हैं तो उसमें इस चिन्ह का उपयोग किया जाता है, यानी कि बीच में ऐसे लिख दिया जाता है। तो ये क्या है, ये प्लुत स्वर के अंतर्गत या प्लुत स्वर की मात्रा ये है, यानी कि इसको बोलने में 3 मात्रा का समय लगता है। यहाँ पर भी देख सकते हैं आप लोग, इस तरीके से अगर राम लिखना है यानी कि प्लुत स्वर में ज्यादा देर तक आवाज निकलती है, जैसे बोलते हैं राम यानी कि बहुत देर तक आवाज निकलती है, तो इसको क्या कहते हैं, प्लुत स्वर कहते हैं। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर बताइए। अनुस्वार तथा अनुनासिक में अंतर बताइए। तो यहाँ पर देखिए इसका आंसर हो जाएगा, अनुस्वार का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है। अनुस्वार का उच्चारण नासिका के द्वारा होता है और इसका चिन्ह यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, एक बिंदी होती है, यानी किसी अक्षर के ऊपर एक बिंदी लगा देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, अनुस्वार की मात्रा कहते हैं, यानी कि वो क्या होता है, अनुस्वार का चिन्ह होता है और यह वर्णों के ऊपर लगता है। यानी कि जैसे यहाँ पर देखिए कंगन लिखा है, दंगल लिखा है या मंगल लिखा हो या कोई दूसरा वर्ण जैसे दंग, भंग, ये सब अक्षर क्या हैं, इनके ऊपर देखिए अनुस्वार की बिंदी लगी रहती है, तो इसको क्या बोलते हैं, अनुस्वार बोलते हैं। और इसका उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका उच्चारण स्थान होता है नासिका। और देखिए अनुनासिक क्या होता है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अनुनासिक शब्द का उच्चारण नासिका और मुंह दोनों से होता है। अनुनासिक शब्द का उच्चारण नासिका और मुंह दोनों से होता है और इसका चिन्ह जो होता है वो देखिए चंद्र बिंदु, जिसको आप लोग बोलते हैं, वो होता है, यानी कि इसका चिन्ह क्या होता है, चंद्र बिंदु होता है। यह भी वर्णों के ऊपर लगता है, यानी कि अनुस्वार भी वर्णों के ऊपर लगता है और अनुनासिक जो है वो भी वर्णों के ऊपर ही लगता है, लेकिन वो सिर्फ एक बिंदी से लगता है अनुस्वार
और जो अनुनासिक होता है वो जो है चंद्र बिंदु के रूप में लगता है। और इसको जो है उच्चारण करने में जो है हमें नासिका और मुंह दोनों की आवश्यकता पड़ती है, जबकि जो अनुस्वार होता है उसमें सिर्फ नासिका की आवश्यकता होती है। यानी कि जैसे आप बोलेंगे कंगन, दंगल, मंगल, ये बोलेंगे तो सिर्फ उसमें जो है नाक से उच्चारण होता है, लेकिन आप लोग उच्चारण करके देख सकते हैं कि जब बोलेंगे आप चांद, मुंह, आंख, इस तरीके के जब शब्द बोलेंगे तब आपको ऐसा लगेगा कि नाक के अलावा मुंह की भी आवश्यकता पड़ती है। तो इस प्रकार से जो अनुनासिक वर्ण होते हैं इनका उच्चारण स्थान नासिका और मुंह दोनों होता है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन को परिभाषित कीजिए। व्यंजन को परिभाषित कीजिए, यानी कि यहाँ पर व्यंजन की परिभाषा लिखनी है। तो देखिए जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। यानी कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वह स्वतंत्र रूप में नहीं होते हैं, उनमें जो है उनको लिखने के लिए हम क्या करते हैं, जो है स्वरों की भी सहायता लेते हैं। यानी कि जो व्यंजन वर्ण होते हैं वो सभी व्यंजन वर्ण स्वरों की सहायता से बने हैं, यानी कि स्वरों की सहायता से जो है उनका उच्चारण किया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वर्ण विच्छेद से आप क्या समझते हैं। तो देखिए वर्ण विच्छेद से आप क्या समझते हैं, जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। जब किसी शब्द में प्रयुक्त सभी वर्णों को अलग अलग करके लिखा जाता है तो उसे वर्ण विच्छेद कहते हैं। यानी कि जब कोई शब्द आए तो उस शब्द के सारे जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को अलग अलग करके लिख दिया जाए तो उसको क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए दिया हुआ है विद्यालय। अब ये देखिए यहाँ पर विद्यालय में केवल आपको देखने में 4 अक्षर हैं, सिर्फ 4 अक्षर हैं। अक्षर कहेंगे तो हम कहेंगे क्या, 4 अक्षर हैं इसमें। और लेकिन अगर इसमें वर्णों की बात किया जाए तो वर्ण देख लीजिए आप लोग, यहाँ से लेकर के यहाँ तक पूरे ये वर्ण हैं। तो देखिए इसमें वर्ण बहुत सारे शामिल हैं, लेकिन अक्षर कितने हैं, सिर्फ 4 अक्षर शामिल हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन से वर्ण शामिल है इसमें। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले है वा, और वा में छोटी ई की मात्रा लगी है तो वा प्लस छोटी ई। उसके बाद देखिए द्या लिखा है, द्या भी जो है 3 अक्षरों से मिलकर के बना है, क्योंकि द्या जो वर्ण है ये आपको हिंदी वर्णमाला में नहीं मिलेगा। तो ये देखिए ये 3 वर्णों से मिलकर के बना है। यानी कि अगर केवल द्या में बड़ा आ की मात्रा न लगाएं तो केवल 2 वर्णों से मिलकर के बना है, यानी कि आधा दा और या। और जब उसमें देखिए जब बड़ा आ की मात्रा लगाएंगे तो इसमें 3 वर्ण शामिल हो जाएंगे, बड़ा आ भी शामिल हो जाएगा। और उसके बाद फिर देखिए ला है, और उसके बाद फिर ला में छोटा आ शामिल है, यानी कि सभी व्यंजन वर्णों में छोटा आ शामिल होता है, तो ला में छोटा आ भी शामिल है। और फिर इसी प्रकार से या है, और या में छोटा आ शामिल है। तो इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 9 वर्ण शामिल हैं विद्यालय शब्द में। तो इस प्रकार से जो है इसको क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद कहेंगे। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन है मिलान कीजिए, यानी कि यहाँ पर मिलान का एक क्वेश्चन दिया हुआ है तो आपको मिलान करना है। तो यहाँ पर देखिए ऑलरेडी जो सही मिलान है वही दिया हुआ है, यानी कि इधर के जो मिलान वाले ऑप्शन हैं वो सही ही लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर जैसे अलग कुछ दिया होता तो आप लोगों को मिलान करना रहता है, यहाँ पर जो है आप लोगों को सही ही देखना है। यहाँ पर देखिए दीर्घ स्वर दिया हुआ है कि दीर्घ स्वर कौन से हैं, तो आप लोग देख सकते हैं जैसे जो है ऑप्शन में कोई और ऑप्शन भी होते, यानी कि ये सारे ऑप्शन होते तो उसमें आप लोग दीर्घ स्वर छांट करके लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बड़ा आ, बड़ी ई, ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या हैं, ये दीर्घ स्वर हैं। और जो ह्रस्व स्वर हैं वो क्या होते हैं, छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ, ऋ, ये क्या हैं, ह्रस्व स्वर हैं। तो ये आप लोग समझ गए होंगे। उसके बाद फिर देखिए प्लुत स्वर दूसरा ऑप्शन है, देखिए प्लुत स्वर। तो देखिए प्लुत स्वर में क्या आएगा, तो जैसे देखिए ओम है, राम है, ये भी आप लोगों को हम बता ही चुके हैं।
यानी कि जब ये चिन्ह बीच में लगा हो तो इसको क्या बोलेंगे, प्लुत स्वर बोलेंगे। उसके बाद फिर देखिए अगला है आयोगवाह। आयोगवाह वर्ण किन्हें कहते हैं, तो देखिए ये जो वर्ण है इन्हें आयोगवाह कहते हैं। यानी कि अन और आह जो हैं ये आयोगवाह होते हैं, और इसमें जो है चंद्रबिंदु वाला जो आ है वो भी शामिल रहता है। तो ये 3 वर्ण जो होते हैं वो आयोगवाह के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अब बात करते हैं आगे, देखिए संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं, तो देखिए हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कौन कौन से, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। देखिए ये 2 व्यंजन वर्णों के मेल से बने होते हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं, संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ये 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्रा। उसके बाद फिर देखिए द्वित व्यंजन। तो द्वित व्यंजन देखिए किसे कहते हैं, तो देखिए एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ में आना क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं, एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ में आना द्वित व्यंजन कहलाता है। यानी कि जैसे यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, जैसे का लिखा है तो का के साथ में आधा का आए, या पा के साथ में इस तरीके से आधा पा आए, या कोई और अक्षर जैसे दा के साथ में आधा दा आए। तो इस प्रकार से जो है क्या कहेंगे, इसे द्वित व्यंजन कहेंगे। यानी कि एक वर्ण का अपने जैसे वर्ण के साथ आना ही क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। तो इस प्रकार से देखिए ये द्वित व्यंजन जो है ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जो है परीक्षाओं में यानी कि कंपटीशन एग्जाम में भी द्वित व्यंजन से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसको अगर आप लोग अभी से समझ ले तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जो है कंपटीशन में काफ़ी स्टूडेंट्स का ये क्वेश्चन गलत हो जाता है, क्योंकि वो द्वित व्यंजन कभी पढ़ते ही नहीं, द्वित व्यंजन की समझ में नहीं आता है कि द्वित व्यंजन क्या होता है। तो देखिए अपने एक वर्ण का अपने ही जैसे वर्ण के साथ में आना क्या कहलाता है, द्वित व्यंजन कहलाता है। तो इसको आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, जिससे भविष्य में आगे कभी आप लोगों से गलती ना हो। तो देखिए ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। तो यदि हमारा वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, और ये चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारे आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर सबसे पहले पहुंचे। फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।